पर सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2.5 फीट का एक परीक्षार्थी चर्चा में है। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दे रहे इंद्रजीत नाम के इस छात्र के साथ लोग फोटो और सेल्फी लेते हैं। 22 साल के इंद्रजीत करीब 20 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने आते हैं। 22 साल में मैट्रिक का परीक्षा देने का कैसे ध्यान में आया? पहले नहीं पढ़ते थे। अच्छा, तो बहुत सारे परीक्षार्थी सहयोग कर रहे हैं, तो सेल्फी फोटो लोग ले रहा है आपके साथ, कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश के आगरा में शहर की सजावट के लिए लगे गमले चोरी होने का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल आगरा में शिल्पग्राम रोड पर G20 देशों के मेहमानों के स्वागत के लिए गमले रखे गए थे, लेकिन मेहमानों की विदाई के बाद पौधों को मिट्टी समेत बाहर निकालकर कई गमले चोरी कर लिए गए। गमले लगभग 50 की संख्या में चोरी हो गए हैं। उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस पर प्रयास किया जा रहा है कि कहां किन लोगों ने इसको चोरी किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सरकारी स्कूल में टीचर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने क्लास में छात्रों से बात की और उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में बताया। सिंधिया ने इच्छा जताई कि वो हर महीने स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएं। मुझे तो बहुत मजा आता है स्वयं पढ़ाई में। मैंने कई विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है और बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं तो चाहता हूं कि हर माह एक क्लास में ले लूं और मैं भी पढ़ूं। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की जगह एक सफाई कर्मचारी मरीजों को इंजेक्शन लगाता नजर आया। श्यामलाल नाम के सफाई कर्मचारी का इलाज करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं जिले के सीएमओ ने कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ा। मैं इसकी जांच करा रहा हूं। मैंने अधीक्षक से भी बात की है। वो बता रहे हैं कि उस समय पेशेंट वर्कलोड एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने कुछ सहायता ली है उसकी, और एक्चुअली इंजेक्शन नहीं लगवाया है, उससे सहायता ली है और 4th क्लास उसमें हेल्प किया ही करता है। लेकिन मैं उसकी जांच करा रहा हूं। अगर ऐसा है तो उसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंड की कार्रवाई की जाएगी। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग इन दिनों सैलानियों के लिए खूबसूरत स्पॉट बना हुआ है। गुलमर्ग की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फीली वादियों के बीच गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में सैलानी जमकर मस्ती कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इतना ऑसम व्यू है, देख के बहुत खुशी हो रही है और हम बहुत लकी हैं कि हमको स्नोफॉल भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आना चाहिए सर, क्योंकि टूरिस्ट हमारा जान है सर। हम लोग है, बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे टूरिस्ट हमारा धंधा है टूरिस्टों के साथ। आई लव माई इंडिया, आई लव माई टूरिस्ट सर। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर फिल्म, वेब सीरीज या फिर सीरियल्स में एक्टिंग के नाम पर दिए जाने वाले झांसे से जुड़ी हुई है। ऐसे लड़के लड़कियों की तादाद बहुत है जो कि एक्टिंग का शौक रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका फायदा उठाते हैं। एक्टर या एक्ट्रेस बनाने का लालच देकर उनको लाखों रुपए का चूना लगाते हैं। एक ऐसे ही शातिर को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं पर जाल फेंकता था। आपकी जान पहचान में कोई लड़का या लड़की ऐसे झांसे में ना आए, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। फटा पोस्टर, निकला हीरो। देश के न जाने कितने नौजवान दिन रात ये सपना देखते हैं। सिल्वर स्क्रीन पर चमकने और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का जुनून लिए लड़के और लड़कियां मुंबई का रुख करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और जिनमें दम है वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर बगैर मेहनत या मशक्कत के एक्टर बनाने का ख्वाब दिखाते हैं, रातों रात स्टार बनाने का यकीन दिलाते हैं। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। लेकिन ऐसे वादे के पीछे मकसद होता है झांसा। हीरो या हीरोइन बनने का चस्का ऐसा होता है कि युवा ज्यादा दिमाग लगाते नहीं और आसानी से साजिश का शिकार हो जाते हैं।
दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर को गिरफ्तार किया है जिसने सैकड़ों युवाओं को एक्टर या एक्ट्रेस बनाने का झांसा दिया और लाखों की ठगी की। आप या आपका कोई परिचित इस ठगी का शिकार ना हो, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसने एक्टर बनाने के नाम पर कैसी ठगी की। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को फिल्मों या धारावाहिक का निर्माता निर्देशक बताता था और उसने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। वो अक्सर इंस्टाग्राम पर वेब सीरीज, धारावाहिक और विज्ञापनों की स्टोरीज शेयर करता था। साथ ही एक्टिंग के ऑडिशन के बारे में भी जानकारी देता था और संपर्क करने पर वेब सीरीज, धारावाहिक और विज्ञापनों में मौका देने का भरोसा देता था। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट को देखकर युवा उससे संपर्क करते और फिर उसके झांसे में आ जाते थे। दिल्ली के एक नौजवान को भी इस शख्स ने ही अपने जाल में फंसाया। रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर नौजवान ने आरोपी से संपर्क किया था। आरोपी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए और 75,000 रुपए लिए। बाद में प्रोफाइल अपडेट और इनकम टैक्स के बहाने करीब 4.5 लाख रुपए की ठगी की। इससे पहले आरोपी ने पंचकूला की एक महिला को सीरियल में एक्टिंग कराने का झांसा देकर पैसे ठगे थे और उस मामले में भी केस दर्ज हुआ था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस के पास शिकायत हुई तो आरोपी पर शिकंजा कसने लगा। जैसे ही जानकारी मिली कि आरोपी भोपाल में है, एक टीम वहां गई और उसे गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि हीरो हीरोइन बनाने का झांसा देकर आरोपी ने कई लोगों को ठगा है, इसलिए उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोडक्शन और इवेंट दिखाकर युवाओं को झांसा दिया। आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन ऐसी ठगी से अपने करीबियों को बचाने के लिए जरूरी है कि आप भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोदी मंत्रिमंडल ने कुछ बड़े और अहम फैसले लिए हैं। कुछ और देश से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने समझने के लिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सहकारी समितियों को मजबूत करने के साथ ही देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत 4,800 करोड़ रुपए की लागत से देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल डेयरी योजना से पंचायतों को जोड़ने के लिए 2 लाख पंचायतों में डेयरी कोऑपरेटिव बनाया जाएगा। फिशरी योजना को भी पंचायतों से जोड़ने का फैसला लिया गया है। मिशन नॉर्थ ईस्ट के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। मेघालय चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें 7वां वेतन आयोग लागू करने, लड़कियों को केजी से स्नातक तक की फ्री शिक्षा, विधवा महिलाओं को सालाना 24,000 रुपए की आर्थिक मदद जैसे वादे शामिल हैं। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान है, जबकि त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग है। तीनों ही राज्यों में वोटों की गिनती एक ही दिन 2 मार्च को होगी। देश में परीक्षा का मौसम शुरू हो गया है। 15 फरवरी से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई, तो 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह देखा गया। हालांकि सीबीएसई एग्जाम में छात्रों की संख्या ज्यादा दिखाई नहीं दी, क्योंकि मुख्य परीक्षाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं। 10वीं के लिए 27 फरवरी से मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। वहीं 12वीं के लिए 20 फरवरी से, 10वीं की परीक्षा 21 मार्च और 12वीं की 5 अप्रैल को खत्म होगी। बीबीसी इंडिया के दफ्तरों में लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स का सर्वे जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कंप्यूटर और दस्तावेजों की पड़ताल की। आईटी अधिकारी 3 दिन तक सर्वे का काम कर सकते हैं। आईटी विभाग की तरफ से बीबीसी को पहले भी नोटिस भेजे जाने की बात कही गई है। बीबीसी पर मुनाफे की रकम को डाइवर्ट करने के आरोप में दिल्ली और मुंबई में उसके दफ्तरों पर ये कार्रवाई की जा रही है। आईटी विभाग की तरफ से बीबीसी को पहले भी नोटिस भेजे जाने की बात कही गई है। बीबीसी पर मुनाफे की रकम को डाइवर्ट करने के आरोप में दिल्ली और मुंबई में उसके दफ्तरों पर ये कार्रवाई की जा रही है। कोयम्बटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में केरल और तमिलनाडु में एनआईए बड़ी कार्रवाई में लगी है। दोनों राज्यों में 60 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई आईएसआईएस के संदिग्ध समर्थकों की तलाश और धरपकड़ के लिए की गई है। कोयम्बटूर में बीते साल 23 अक्टूबर को एक कार में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कार ड्राइवर की मौत हो गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ब्लास्ट में मास्टरमाइंड मुबीन की मौत हुई थी। पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से एनआईए को पोटेशियम समेत 109 सामान मिले थे, जिनमें जिहादी विवरण भी शामिल था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लगातार दूसरे दिन बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी रही। जांच फाइनेंशियल गड़बड़ी की हो रही है, लेकिन सियासत का मुद्दा गर्म है। दीवार के उस तरफ बीबीसी की बिल्डिंग में इनकम टैक्स विभाग अपना काम कर रहा था। दीवार के इस तरफ सड़क पर हिंदू सेना के पोस्टर लिए नौजवान नारेबाजी कर रहे थे। इनकम टैक्स को बीबीसी में फाइनेंशियल गड़बड़ी का शक है, लेकिन प्रदर्शन करने वालों को लगता है कि बीबीसी हिंदू संस्कृति के खिलाफ एजेंडा चलाता है। किस संगठन से आए हैं? मेरा नाम सत्यम शुक्ला और मैं आया हूँ हिंद सेना की तरफ से। तो क्यों विरोध कर रहे हैं? ये पोस्टर बैनर क्यों लेके आए हैं? ये बीबीसी मतलब एक बाहर की कंपनी है जी, मतलब जो हमारे मतलब गाय माता के बारे में गलत बोल रही है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। अभी ऐसा क्या हुआ कि आप लोग प्रदर्शन करने आ गए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट हम अपने उसके तरफ से आए हैं। किसने भेजा? हिंद सेना की तरफ से आए हम अपने। हिंद सेना? हाँ जी। हिंद सेना है हिंदू सेना? हिंदू सेना हिंद सेना सब एक ही है जी। एक ही है। हाँ? तो ये पता नहीं कौन है? सुरजीत यादव कौन है जो लेके आए आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता है। और यहाँ आप देखिए बहुत ज्यादा एजेंडा का मालूम नहीं है इन कार्यकर्ताओं को। भीड़ इकट्ठा हुई है, नारेबाजी हो रही है। सवाल जब पूछा जा रहा है कि किस मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं, तो ये नहीं पता है। नेता कौन है ये नहीं पता है। लेकिन प्रदर्शन बीबीसी के खिलाफ, बीबीसी इंडिया के दफ्तर के ठीक बाहर आपको देखने को मिलेगा, बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स के साथ बीबीसी के खिलाफ। झंडे, पोस्टर, बैनर के साथ दिल्ली में बीबीसी दफ्तर पर प्रदर्शनकारी जुटे। करीब हफ्ते भर पहले एक ऐलान हुआ था कि इस बार वैलेंटाइन डे को काउ हग डे मनाया जाएगा। इस पर बीबीसी ने कार्टून बनाया और दिखाया था 14 फरवरी तो बीत गई, काउ हग डे तो नहीं मना, पर बीबीसी का वो कार्टून 15 फरवरी को मुद्दा बन गया। हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार ये कार्टून बना के हिंदुओं का अपमान करते हैं कि भाई रोज डे मनाओ, काओ हग डे जैसे हम मनाएंगे तो काओ गोबर डे, काओ मूत्र डे, तो उसका अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। किसी विशेष समुदाय पे और किसी पे टिप्पणी। लेकिन साफ ऊपर बीबीसी लिखा हुआ है, तो आप लोग बीबीसी के खिलाफ? हाँ जी, बीबीसी के खिलाफ कर रहे हैं। बीबीसी ने तो कार्टून लगाया, और किसी ने तो नहीं लगाया, हमने और किसी का बोला ही नहीं है। ये बीबीसी ने ही ऐसा करा है, तो हम उसी को चाहते हैं कि उसी को बैन होना चाहिए और हिंदू इंडिया के अंदर बैन होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। हंगामा ज्यादा ना हो इसलिए पुलिस एक्टिव थी। विरोध दर्ज हो गया तो पुलिस ने पोस्टर, बैनर रखवा दिए, प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। लेकिन इसकी ठीक उल्टी तस्वीर पुणे में दिखी। वहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टी बांधकर जमा हुए, बैनर, पोस्टर के साथ बीबीसी पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया। ये सब हुआ है एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से, जो गुजरात की जो दंगल हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, उस डॉक्यूमेंट्री से जो सिद्ध होता है, वो डॉक्यूमेंट्री का बदला लेने के लिए आज के तारीख में देश में फ्री प्रेस जनरल के ऊपर इस तरीके से सरकारी यंत्रणों का, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, तो इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया। इस तरह समझा जा सकता है कि बीबीसी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई ने सियासत को दो पार्ट में बांट दिया है, सत्ता के साथ और सत्ता के खिलाफ। जो साथ हैं उन्हें जायज लग रही है कार्रवाई, जो खिलाफ हैं उन्हें ये अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट लग रहा है। This is not desirable. This is very unfortunate, and this is a political vendetta. BJP is running the government through this vendetta only. बीजेपी की दलील है कि बीबीसी ने जानबूझकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की, इसलिए कार्रवाई जायज है। जिनको दर्द है, जिनको तकलीफ है, जो बीबीसी को प्रायोजित करते थे, क्या मतलब है उनका बीबीसी के पर केस उठाना? क्योंकि उनके द्वारा प्रायोजित किए जा रहे थे। बीबीसी वही काम कर रही थी जो वो लोग चाहते थे। बीबीसी का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्री दिखाने का। बीबीसी का मतलब क्या है? बीबीसी को मैं आज चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए, जब आप डॉक्यूमेंट्री 2002 पे बना सकते हैं तो गोधरा पे क्यों नहीं बना सकते? आप क्यों नहीं बना सकते जो हिंदू पलायन किए थे कश्मीर से?
आप क्यों नहीं बना सकते जालियांवाला बाग पे? आखिर आपके स्रोत क्या है जो देश में आप अस्थिरता पैदा करने वाले हैं? जो न्यायपालिका ने जिनको बरी कर दिया उसके बावजूद भी आप यहाँ पर वातावरण खराब कर रहे हैं, तो जानना पड़ेगा ना कि आपके स्रोत क्या हैं। तो स्रोत जानने के लिए जो भी कार्रवाई देश को बचाने के लिए करनी पड़ेगी वो की जाएगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां बीबीसी के बहाने सरकार को घेर रही है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ये पहली बार नहीं हो रहा और जो हो रहा है वो नियम कानून से हो रहा है। 2 दिन लगातार बीबीसी के दफ्तर में आयकर टीम ने अकाउंट्स की जांच की। बताया जा रहा है कि सर्वे तीसरे दिन भी होगा। अगर गड़बड़ी के सबूत मिलते हैं तो असली कार्रवाई उसके बाद होगी। वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था, उसको लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है और जो जानकारी है जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा तो जो कुछ भी यहाँ से इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिलेगा उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, आला अधिकारियों से उसको शेयर किया जाएगा और अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई गई तो आगे इस मामले में कानूनन कार्रवाई की जाएगी। बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई के नतीजे का अभी इंतजार है, पर तब तक राजनीतिक पार्टियों को सियासी खुराक तो मिल ही गया है। ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में 15 फरवरी को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 242 अंकों की तेजी के साथ 61,275 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 86 अंकों की तेजी रही, यह 18,015 के स्तर पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक बुधवार को 475 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 56,345 रुपए हो गई। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल का भाव प्रति 10 ग्राम 56,820 रुपए दर्ज किया गया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 195 रुपए लुढ़क कर 65,925 रुपए हो गई। रिलायंस रिटेल ने अपनी जियो मार्ट क्विक डिलीवरी सर्विस एक्सप्रेस बंद कर दी। ये सर्विस मार्च 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसकी ऐप गूगल प्ले पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है। जियो मार्ट एक्सप्रेस सर्विस के तहत ग्राहकों को 90 मिनट में सामान की डिलीवरी की सुविधा मिलती थी। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज मुंबई के एक ऐसे युवा इंजीनियर ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस इंजीनियर ने पालतू जानवरों की खातिर एक ऐसा QR कोड तैयार किया है जो कि खासकर उनके गुम होने की स्थिति में बेहद कारगर साबित हो सकता है। तो कैसे ये QR कोड काम करता है और इसे बनाने वाला ये युवा शख्स कौन है, चलिए आपको दिखाते हैं। हम अपने पालतू जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको दुलार देते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं। लेकिन इतना सब होने पर भी अगर दुर्भाग्य से पेट के साथ कुछ हो ही जाए, वो कहीं गुम हो जाए, तो कैसे उसे ढूंढा जाए? ये सवाल बड़ा है। सो इसी परेशानी का हल ढूंढ निकाला है मुंबई के इस युवा इंजीनियर ने। अक्षय रिडलान, जिन्होंने पालतू जानवरों, खासकर डॉग्स के लिए एक ऐसा QR कोड बनाया है जिसे पालतू जानवरों को टैग किया जा सकता है ताकि उन्हें खोजने में भरपूर मदद मिल पाए। This is the QR code I have attached with this reflective collar. Okay, I have a scanner with me. If I'll scan this thing here, you know, after scanning, I'll get all the details in digital form for that particular dog. So this creates a UID, that is unique identification for that dog. Gender, pet name, the person who's taking care of that animal, phone number. In case that dog is missing and somebody found that dog on the streets, that person can call the caretaker directly, and that person can, you know, find out okay which dog it is and which dog this area belongs to. And it also contains medical history and deworming and vaccination history. So whenever the person want to know okay, a history about that dog, the person can simply scan it and able to know okay, this is exactly, you know, it is written like, you know, that dog had ear mites or that dog had some problem in history and all that stuff.
ये अनोखी पहल केवल पालतू जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी है। अक्षय बताते हैं कि एनिमल वेलफेयर के लिए QR कोड का आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने उनके दिल के बेहद करीब एक स्ट्रीट डॉग को खो दिया था। अक्षय की तरफ से आपके प्यारे दोस्त यानी पालतू जानवरों के लिए तैयार किया गया ये QR कोड उनकी बेहतरी की उम्मीदें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्रगति मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब बात देश के मेडिकल क्षेत्र में हुई ऐसी उपलब्धि की करते हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने एक महिला के 4 जोड़ों को एक साथ बदलने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे रेयर क्वाड्रपल जॉइंट रिप्लेसमेंट को एक्सपर्ट्स दुनिया की दूसरी बड़ी सर्जरी करार दे रहे हैं। चलिए आपको पूरी खबर हम बताते हैं। दरअसल एम्स भुवनेश्वर ने एक महिला मरीज के 4 जोड़ों की सफल सर्जरी की है। 37 साल की महिला को घुटने और कूल्हे के जोड़ों की गंभीर समस्या थी। वो रूमेटाइड आर्थराइटिस से पीड़ित थी। डॉक्टरों के मुताबिक गंभीर गठिया की वजह से महिला चल फिर नहीं पा रही थी। कूल्हे और दोनों घुटनों के जोड़ों में कोई हलचल नहीं थी। यकीनन महिला जो है उसके 4 जोड़ों की समस्या डॉक्टरों के लिए बड़ी परीक्षा थी। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने एक ही सेटिंग में 4 जॉइंट्स रिप्लेसमेंट किया, पहले कूल्हों और फिर उसके बाद घुटनों का। ये क्वाड्रुपल जॉइंट रिप्लेसमेंट करीब 3 घंटे में पूरा हुआ। महिला को 2 दिनों तक आईसीयू में रखा गया। तीसरे दिन महिला ने चलना शुरू किया। इस शानदार काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों को सराहा है। 4 जॉइंट रिप्लेसमेंट करना बहुत डिफिकल्ट काम है और हम लोगों के पास जो टीम है, सर्जिकल टीम है, उसमें तो अच्छे से इस पेशेंट को ऑपरेशन हो चुका है और ये सक्सेसफुली हो गया है। पेशेंट अभी ठीक है। इस पेशेंट का रिमेटॉइड आर्थराइटिस था और 4 जॉइंट जैसे बायलेटरल नी, हिप जॉइंट, तो दोनों एक साथ रिप्लेसमेंट हमने कर दिया है और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुआ। और ये वर्ल्ड में सेकेंड ये है सर्जरी है। अच्छी खबर है लोगों के लिए कि अगर मोर देन 1 जॉइंट जैसे 1, 2, 3, 4 जितने भी जॉइंट्स है एक साथ हम कर सकते हैं। बसंत के मौसम में दिल्ली ट्यूलिप के फूलों से और भी खूबसूरत हो गई है। 1 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूलों से लुटियंस दिल्ली के अलग अलग इलाकों को सजाया गया है। एनटीएमसी भी 1 हफ्ते का ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित करने की योजना बना रहा है। आपको ले चलते हैं इन खूबसूरत फूलों की दुनिया में। चलिए। ये कश्मीर नहीं, राजधानी दिल्ली का नजारा है, क्योंकि बहारों के मौसम में यहाँ भी फूलों की बारात निकली है। ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूल और खिली खिली धूप, जाहिर इन नजारों ने दिल्ली की गुलाबी ठंड की रंगत को ही बदल डाला है। तो फिर शांति पथ पर लहलहाते इन फूलों पर दिल्ली वालों का दिल क्यों ना फिदा हो। ये तो बहुत ही अच्छा है। देखो, प्रकृति की सबसे सुंदर देन है फूल, और हम लोग प्रकृति के काफी करीब, बहुत इंटरेस्ट है हमको प्रकृति में। हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन कौन से फूल खिले, और इस वाले मौसम में तो बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सुंदर फूल हुए हैं। कश्मीर की याद आ गई। यहाँ सच पूछो तो कश्मीर गए थे ट्यूलिप गार्डन में, तो वहाँ यही सब फूल लगे थे ना, तो उसकी याद आ गई हमें। मार्च के महीने में G20 के विदेश मंत्री बैठक में शरीक होने जब दिल्ली आएंगे तो राजधानी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे ट्यूलिप के फूल मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करते नजर आएंगे। नीदरलैंड से 1.25 लाख के करीब ट्यूलिप बल्ब मंगाए गए थे, जिन्हें जनवरी के पहले हफ्ते में शांति पथ और आसपास के इलाकों में लगाया गया। अब ये रंग बिरंगे फूल खिलने लगे हैं और इनकी खूबसूरती चारों ओर फैलने लगी है। फोटोग्राफी प्रतियोगिता के साथ यहाँ एक दिन पहले ट्यूलिप महोत्सव का आगाज हो चुका है। ट्यूलिप वॉक भी एनडीएमसी के इस आयोजन का हिस्सा है। फूलों का ये रंगारंग महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। एनडीएमसी ने ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत की है। दिल्ली में शांति पथ के दोनों तरफ इस तरह से ट्यूलिप लगाए गए हैं।
पिछले साल ही इनको लगाया गया था और 1 लाख से ज्यादा ट्यूलिप नीदरलैंड से मंगाए गए थे, जो कि अब खिलना शुरू हो गए हैं और जिन्हें दिखाने के लिए अब एनडीएमसी ने ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया है। 26 फरवरी तक ये पूरा फेस्टिवल चलेगा और इस पूरे ड्यूरेशन में एनडीएमसी ट्यूलिप को लेकर कई सारे जो इवेंट है उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि 18, 19, 25 और 26 तारीख को यहीं पर एनडीएमसी ट्यूलिप वॉक का भी आयोजन करवाएगा। मतलब लोग इस गार्डन पर वॉक कर पाएंगे ट्यूलिप को देखते हुए। तो अगर आप भी फूलों के शौकीन हैं, ट्यूलिप की खूबसूरती का दीदार करना चाहते हैं, इन विदेशी फूलों के बीच खुद को महसूस करना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, तो राजधानी दिल्ली के शांति पथ में खिले ये खूबसूरत फूल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस हल्की हल्की धूप में आप भी आइए और एनडीएमसी की इस पहल की सराहना कीजिए, क्योंकि ये ट्यूलिप गार्डन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान तो ला ही देता है। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तुर्की में जारी मिशन जिंदगी के बीच 6 फरवरी को आए भूकंप का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके अलावा विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर। जिंदगी जीने के जज्बे के सामने मौत को भी घुटने टेकना पड़ रहा है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान जिंदगी की जीतने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हताई में 208 घंटे से मलबे में फंसे 65 साल के एक शख्स का सही सलामत रेस्क्यू किया गया। 203 घंटे तक मलबे में फंसी रही एक महिला का भी सफल रेस्क्यू हुआ। वहीं अदी-यमन में 77 साल के एक बुजुर्ग को भी 212 घंटे बाद मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। तुर्की में आए भीषण भूकंप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 6 फरवरी को आए भूकंप का खौफनाक मंजर दिख रहा है। धरती के बुरी तरह डोलने का असर साफ साफ नजर आ रहा है। इसमें हर तरफ तेज कंपन के साथ सब कुछ जैसे डोल रहा है। लोग इमारतों से निकलकर तेजी से भागते दिख रहे हैं। इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह गईं, जिसके बाद चारों तरफ धूल का गुबार ही गुबार नजर आ रहा। साल 1986 में टाइटैनिक के मलबे में गोता लगाने का दुर्लभ वीडियो जारी किया गया। वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की ओर से ये वीडियो जारी किया गया। इसमें रॉबर्ट बर्लार्ड के नेतृत्व में गोता लगाने की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। अप्रैल 1912 में टाइटैनिक शिप एक हिमखंड से टकराया था और ठंडे उत्तरी अटलांटिक में डूब गया था, जिसमें करीब 1500 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल के एक पूर्व छात्र ने अमेरिकी लॉटरी जैकपॉट के इतिहास की सबसे बड़ी रकम जीती। एडविन कास्ट्रो नाम के शख्स को $2.04 बिलियन की लॉटरी लगी। इससे न सिर्फ एडविन बल्कि लॉटरी सेंटर भी मालामाल हो गया। उसे 10 लाख का बोनस मिला है। खास बात यह है कि लॉटरी जीतने के बारे में एडविन को कोई जानकारी नहीं थी। सुर्खियों से दूर रहने वाले एडविन ने सामने आने से मना कर दिया, लेकिन लिखित बयान जारी कर हैरानी के साथ खुशी भी जताई। 73वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। बर्लिन सिनेमा शोकेस के 73वें संस्करण में फिल्म निर्माताओं, सितारों और मेहमानों का स्वागत करने के लिए खास तैयारी की गई है। साल के फिल्म फेस्टिवल में टॉप गोल्डन बियर बेस्ट फिल्म अवार्ड के लिए कुल 19 फिल्मों में टक्कर है। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर एक बड़ी और दिलचस्प खबर अब मौजूद है और ये खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हाँ, भारतीय मूल की निकी हेली 2024 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन सकती है। 51 साल की निमृता निकी रंधावा हेली ने एक वीडियो मैसेज जारी करके ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल हो रही हैं। हालांकि निकी को रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने से पहले 2 फेज का इलेक्शन जीतना होगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 में कैंडिडेट बनना चाहते हैं। अब चर्चा ये है कि कुछ और भी लोग पार्टी की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला ट्रंप और हेली के बीच होगा। निकी 2 बार साउथ कैरोलिना की गवर्नर का चुनाव जीत चुकी हैं। वो अमेरिका की सबसे कम उम्र की गवर्नर थी और साउथ कैरोलिना राज्य की पहली महिला गवर्नर बनने का गौरव भी उन्हें ही हासिल है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से यानी कि 16 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जो 4 मार्च तक चलेंगी।
सीबीएसई की परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है, यानी लाखों छात्रों के लिए ये समय चुनौती भरा है और माता पिता के लिए ये समय चिंता वाला है। लेकिन परीक्षा के दिनों में पॉजिटिविटी जरूरी है। छात्रों के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आपको बताते हैं। साल भर पढ़ाई और अब परीक्षा की घड़ी। सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा का आगाज गुरुवार से हो रहा है। लिहाजा कई बच्चे टेंशन में हैं, तो कहीं बच्चों के माँ बाप परीक्षा को लेकर चिंता में हैं। परीक्षा इसलिए होती है कि हम कितने समय में कितना काम करके दिखा सकते हैं। हमारी उसी चीज की परीक्षा होती है जो हमें बार बार पढ़ाया जाता है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। मैं जब अपने क्लास में पढ़ता था तो हमारे टीचर्स बार बार एक ही चीज को दोहराते थे, तो हमें पता नहीं लगता था ये क्यों दोहरा रहे हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि वो प्रैक्टिस कराते थे। तो परीक्षा के लिए जो पहला असूल है वो ये है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो बार बार एक चीज को करिए, आपको एग्जाम में लगेगा ये तो मैंने कल ही किया था, तो डर निकल जाएगा। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, जबकि इस बोर्ड के 10वीं के एग्जाम 27 फरवरी से शुरू होंगे। इस बार सीबीएसई की परीक्षा में 38,83,710 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। जाहिर है इम्तिहान बड़ा है, लिहाजा छात्रों की चिंताएं भी बड़ी हैं। ऐसे में सवाल है कि बच्चों को परीक्षाओं की टेंशन से कैसे बचाएं और इसके लिए क्या कुछ करें। जो सबसे जरूरी बात है उन बच्चों को समझना चाहिए वो ये है कि इस टाइम पीरियड में आप जितने ही सकारात्मक रहेंगे यानी पॉजिटिव रहेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, अब तक जो भी आपने पढ़ा है पूरे साल में वही आपके काम आने वाला है, उस पर भरोसा रखना होगा आपको। एक तरह से कहें तो परीक्षाओं का सीजन आ चुका है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी कल से शुरू हो रही हैं। इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम को नकल मुक्त बनाने की पुख्ता तैयारी की गई है। जाहिर है ये उन छात्रों के लिए राहत की बात है जो मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे छात्रों के दिमाग में भी परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग के जमाने में भी हम लोगों ने महसूस किया था, जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं क्या कैसा क्वेश्चन होगा, हम क्या लिखेंगे। लेकिन जब एग्जाम देना शुरू कर देते थे तो बड़े आराम से पूरा एग्जाम निकलता था। हाल के सालों में बोर्ड परीक्षाओं का डर कम हुआ है। बच्चे अब पहले के मुकाबले ज्यादा रिलैक्स होकर एग्जाम दे रहे हैं। फिर भी मन के कोनों में इन परीक्षाओं को लेकर चिंता तो रहती ही है। जब एग्जाम में आप बैठने जाओ तो पेपर देख के घबराना नहीं है। एक बार 1 मिनट का समय लेके आप पूरा पेपर देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस है पेपर में, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ चॉइसेस भी आती हैं, तो आप पहले से ही उसमें डिसाइड कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद अपना टाइम आप बांट लीजिए कि टाइम आप किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा ये भी उद्देश्य है कि कोई भी आपको आता हुआ है, कोई प्रश्न आता है, कोई उत्तर आता है, तो वो छूटे ना। कहते हैं जिंदगी का कोई इम्तिहान अंतिम नहीं होता और किसी इम्तिहान से आपकी जिंदगी तय नहीं होती। इसलिए परीक्षा टेंशन मुक्त होकर दीजिए और परीक्षा के इस दौर को उत्सव की तरह लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।